बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। कहते हैं कि किस्मत की देवी जिंदगी में एक दफा दस्तक जरूर देती है और जो उससे फायदा उठा ले उसकी जिंदगी संवर जाती है। एक ऐसे गरीब शख्स की कहानी जिसकी जिंदगी में किस्मत की देवी की बजाय दौलत के जिन ने दस्तक दी थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उसे ये दौलत महंगी भी बहुत पड़ी थी। एक गरीब शख्स की कहानी जिस पर एक जिन मेहरबान हो गया था। आज फिर स्कूल वालों ने गेट बंद कर दिया था। फजलदीन समेत जितने भी ठेले वाले स्कूल के गेट के बाहर खड़े हाफ टाइम की घंटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेट बंद होते देखकर उनके चेहरे लटक कर रह गए, दुख के गहरे तासरात उनके चेहरों पर नमूदार हो गए और सब ठेले वाले हस्बे मामूल स्कूल के हेडमास्टर को बुरा भला कहने लगे। जाने उस कम वक्त को इन गरीब ठेले वालों से क्या दुश्मनी थी कि जो ही बच्चों का तफरीक घंटा लगता स्कूल का चपड़ासी फौरन से स्कूल का मेन गेट बंद कर देता। एक भी बच्चे को उस वक्त तक गेट से बाहर निकलने ना दिया जाता जब तक कि तफरीह वक्फे के बंद होने का घंटा ना बज उठता। ऐसी सूरत हाल में उन गरीब ठेले वालों की क्या खाक बिक्री हो पाती जब 400-450 बच्चों को जबरी स्कूल के अंदर रोककर सिर्फ स्कूल की कैंटीन से चीज लेने पर मजबूर कर दिया जाता हो। अलबत्ता छुट्टी में बच्चे आजाद होते, लेकिन हर बच्चे के पास पैसे कहाँ बचते। फजलदीन भी एक बेहद गरीब मकई वाला था। एक नगारी के अंदर कोले सुलगाकर उन कोलों पर मकई सेक कर बेचा करता। उसके पूरे दिन की आमदनी 40 से 50 रुपए के दरमियान हुआ करती। अब इतने रुपए कमाने वाला इंसान भला इस कदर कलील आमदनी में किस तरह अपने 6 बच्चों और एक बीवी का पेट पाल सकता था। यही वजह थी कि वो और उसकी बीवी बच्चे एक वक्त पेट भर कर खाने को ही गनीमत समझते थे। उसके बच्चे भी ज्यादा बड़े न थे। सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था। फजलदीन की बीवी अक्सर उससे यही कहा करती थी, तुम तो जानते हो बच्चों की हजारों जरूरतें होती हैं, आखिर कब तक 40 रुपयों से घर चलता रहेगा। फजलदीन की बीवी बागबरी की बातें कुछ गलत भी ना थी। हकीकत ये थी कि जब तक वो 2 थे बागबरी 25 रुपए में भी गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन ये बाद दिगरे 1 न 2 पूरे 6 बच्चों की आमद ने उन्हें बुखला कर रख दिया। उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत और 6 जानों का पेट भरने और तन डांपने की फिक्र ने उनको दीमक की तरह अंदर ही अंदर से चाटना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में उनकी परेशानियां दुगनी हो जाती जब वो अपनी 4 बेटियों की शादी के बारे में सोचते। हर गुजरने वाले माओ साल के साथ बच्चे भी एक के बाद उम्र के जीने फलांगते रहे। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की जरूरतें भी बढ़ती रही और 40 रुपए कमाने वाले फजलदीन के घरेलू हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। फजलदीन और बागबरी अक्सर रातों को जाकर अपने मसाइल का हल ढूंढते रहे। हल तो उन्हें बेशुमार मिल जाते, लेकिन हर हल की अवलीन जरूरत रकम थी और एक बड़ी रकम ही उनका दरीना ख्वाब थी। यूँ लगता था गोया फजलदीन के नसीब में 40 और 50 रुपए से ज्यादा की लिखत ही न थी और इसकी बीवी बागबरी भी बस नाम की ही बागों वाली थी। एक दिन सब ठेले वाले मिलकर स्कूल के हेडमास्टर की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे नहायत ही इज्जत और अख्तराम से ये गुजारिश की कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप स्कूल का गेट बंद ना किया करें। हम गरीब लोग अगर यहाँ से 4 पैसे कमाकर घर जाएंगे तो आपको इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन स्कूल के सर फिरे हेडमास्टर ने नहायत बदतमीजी और बेअदबी से उन गरीबों को ये जवाब देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि स्कूल का गेट हाफ टाइम में बंद ही रहेगा। मेरे स्कूल के बच्चे आप लोगों के ठेलों से गंदी और बासी चीजें नहीं लिया करेंगे जिनको खाकर आए दिन बच्चे बीमार पड़ जाते थे। तुम लोगों को 4 पैसे कमाने हैं तो किसी और स्कूल का रुख करो, मेरे स्कूल की जान बख्शो। इस बेइज्जती के बाद फजलदीन ने फिर कभी अपना ठेला उस स्कूल के करीब नहीं लगाया और इलाके के दूसरे स्कूलों का रुख किया, लेकिन कोई भी खातर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। हर स्कूल की इंतजामिया ने यह असूल अपनाया हुआ था। मजबूरन फजलदीन दिन भर गली कूचों में गश्त करके और सदाएं लगाकर मकई बेचता रहा। एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी जो महज 2 साल की थी, उसको अचानक ही बहुत तेज बुखार ने आन घेरा। बुखार की शिद्दत बर्दाश्त न करके बच्ची का जिस्म झटके लेने लगा। माँ से बच्ची की ये हालत देखी न गई और वो एक पड़ोसन को साथ लेकर बच्ची को लेकर
अस्पताल भागी। बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाने से बच्ची की तबीयत तो संभल गई, लेकिन फजलदीन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। डॉक्टर की फीस, अस्पताल और दवाओं का खर्चा, ये सब मिलाकर इतनी रकम बन गई थी कि अगर फजलदीन अपनी रोजाना की आमदनी से 1 रुपया खर्च किए बगैर 1 साल तक अपनी आमदनी जमा करता रहता, तब भी डॉक्टर की फीस और अस्पताल की दवाओं का खर्चा पूरा ना कर पाता। ये तो अल्लाह भला करे उसके रहम दिल पड़ोसियों का, जिन्होंने मिलकर फजलदीन का ये बोझ अपने कंधों पर ले लिया। लेकिन अब फजलदीन भी नहायत संजीदगी से इस सवाल पर गौर फरमाने लगा था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। वो सूरज की झुलसा देने वाली धूप सुनसान सड़क पर अपने मकई का ठेला घसीटे अपनी सोचों में गुम पड़े चला जा रहा था। वो अल्लाह ताला से शिकवा कना था, जिसने उसके नसीब में औलाद की तो बरमार कर दी थी, लेकिन औलाद के मुताबिक उसे रिस्क पूरा न दे रहा था। उसने खुद तो तड़पती, सिसकती और तरसती जिंदगी गुजारी थी, इसी अजाब से उसकी बीवी और बच्चे भी गुजर रहे थे। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ मेरे मालिक। बेअख्तियार उसके लबों से ये जुमला फिसल पड़ा और ज़ब्त ना करके उसकी आंखों के किनारों से नमकीन पानी रवा हो गया। कंधे पर रखे कपड़े से अपने आंसू साफ करके जो ही उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे एहसास हुआ कि अपनी सोचों में गुम वो आबादी से बहुत दूर निकल आया था। उसने ठेले का रुख मोड़ा और वापसी की राह पकड़ ली। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि रुको बुटे वाले की आवाज ने उसके बढ़ते कदमों को साकत हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसने गर्दन घुमाकर आवाज की सिमत देखा तो दूर से एक बच्चे को अपनी तरफ आते देखा। जाने वो बच्चा कहाँ से भागे चला आ रहा था, क्योंकि फजलदीन ने देखा उसके करीब में किसी भी आबादी का कोई नामो निशान न था। करीब पहुंचकर बच्चे ने मकई के ठेले से एक बड़ा सा बूटा उठाकर फजलदीन की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, ये बूटा कितने का है? कहने को तो वो कोई बच्चा था, लेकिन फजलदीन ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े सर वाला बच्चा आज से पहले कभी न देखा था। उसकी आवाज में भी और मासूमियत न थी जो अमूमन उसकी उम्र के बच्चों में पाई जाती है। इन सब बातों के अलावा उसके चेहरे पर पाई जाने वाली सख्ती भी उसे बच्चा जाहिर करने से रोक रही थी। मैंने पूछा, ये बूटा कितने का है? दूसरी बार बच्चे ने इस कदर सख्त लहजे में पूछा कि फजलदीन लर्ज कर रह गया। उफ खुदाया, उस बच्चे की आंखें भी इस कदर सुर्ख थी जैसे लहू से भरे 2 कटोरे हों। तुम्हें कितने वाला चाहिए? मेरे पास 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के बूटे हैं। फजलदीन ने जवाब देकर फौरन अपनी निगाहें झुका ली। वो चंद लम्हों से ज्यादा उस बच्चे की खून उगलती नजरों की ताब ना ला सका और उसे मुख्तलिफ साइज के बूटे उठा कर दिखाने लगा और उनकी कीमत भी बताता रहा। मुझे ये सारे बूटे चाहिए, तुम ये सारे बूटे इन कोलों पर भून कर मुझे दे दो। उस बच्चे ने ठेले पर मौजूद तमाम मकई की तरफ हाथ घुमाकर इशारे से कहा। क्या सारे बूटे? फजलदीन ने हैरत से कहा। उसकी हैरत बेअख्तियार थी। फजलदीन को वो बच्चा कोई पागल या ज़हनी मरीज लगा जो इतने ढेर सारे बूटे खरीदने की बात बड़े मजे से कर रहा था। वैसे भी उस बच्चे का गैर मामूली हद तक बड़ा सार और सुरख आंखें भी इस बात की चुगली खा रहे थे कि वो कोई नॉर्मल या आम बच्चा हरगिज न था। हाँ सारे बूटे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक एक बूटे की कीमत अदा करूंगा। जल्दी करो, मुझे सारे बूटे इन कोलों पर भून दो। जाने उस बच्चे के लबो लहजे में ऐसी क्या खास बात थी कि फजलदीन मजीद कोई लफ्ज अदा किए बगैर उसके हुक्म की तमील में जुट गया। अगरचे वो सुलगते कोलों पर बूटे सेकने का बेहद माहिर था और चंद सेकंड में एक बूटा सीख लिया करता, लेकिन इसके बावजूद इसे तमाम ठेले के बूटे भूनने में 2 घंटे लग गए। शदीद गर्मियों के दिन, दोपहर का वक्त, ऊपर से सुलगते कोलों की तपश और धुआं, फजलदीन का सिर्फ चेहरा ही नहीं पूरा लिबास पसीने की ज्यादती से तर हो गया। बूटे भूनने के दौरान फजलदीन ने 2-3 बार अपने करीब खड़े उस बच्चे की तरफ देखा जिसने इतनी शदीद धूप और तपश में भी अपने बदन पर कोई लिबास न पहना हुआ था और सतर पोशी के लिए महज एक लंगोट कस रखी थी, और वो बिना अपनी पलकों को जुम्बश दिए बगैर टिकटिकी बांधे फजलदीन को ही तके जा रहा था। ये तमाम बूटे 215 रुपए के बने हैं। फजलदीन ने कंधे पर रखे कपड़े से चेहरे और बाजों का पसीना खुश्क करते हुए कहा। बच्चे ने झट अपने लंगोट के बाल खोलकर उसमें से 100 रुपए के 3 करारे नोट निकाले और फजलदीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बूटे भी बहुत सस्ते देते हो और अपनी मेहनत भी वसूल नहीं करते हो। ये 300 रख लो। मेरे हिसाब से इन बूटों की कीमत इतनी ही होनी चाहिए। खुशी के मारे फजलदीन का दिल उछलने लगा। वो 300 रुपए के कोरे नोट लेते वक्त उसके हाथों की लर्जिश भी इस बात का सबूत थी कि उस वक्त वो किस कदर खुश था, और वो क्यों खुश ना होता। उसकी अब तक की जिंदगी में ये पहला मौका था कि उसने एक दिन में पूरे 300 रुपए कमाए थे
और उसके सारे बूटे बिके थे। तुम इतने सारे बूटे किस तरह ले जाओगे? मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम अपने घर से कोई थैला वगैरह ले आओ। फजलुद्दीन ने उसे यूं ही मशवरा सा दिया। तुम इसकी फिक्र न करो, मैं ये सारे बूटे खुद ही उठा लूंगा। लड़के ने जवाब दिया और बुने हुए बहुत सारे मकई की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उसके हाथ का बढ़ना था कि फजलुद्दीन ने अपनी जिंदगी का नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज मंजर देखा। एक ऐसा मंजर जिसने उसे पत्थर के मुजस्मे की मांद कतन सख्त वो जामद करके रख दिया। उसने देखा बड़े से सारा और सुरख आंखों वाला लड़का तो अपनी जगह ही खड़ा रहा, लेकिन उसका एक हाथ आज खुद लंबा सा होकर मकई के ढेर की तरफ बढ़ गया और फिर उसका हाथ किसी सांप की मद मकई के ढेर से लिपट गया और तमाम मकई उसके हाथ में इस तरह आ गई जैसे रस्सी से बंधा सूखी लकड़ियों का ढेर हाथ में आ जाता हो। तुम बहुत मेहनती इंसान हो फजलुद्दीन, लड़के ने अपनी बारी और बार रोड मर्दाना आवाज में कहा और मकई का ढेर लिए जिस सिमत से आया था उस सिमत कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ताहम उसकी बारी बार कम बारोड मर्दाना आवाज फजलुद्दीन की समात में पकड़कर उसे होशो हवास की दुनिया में खींच लाई। दिलो दिमाग होशो हवास में आया तो फजलुद्दीन ने देखा कि दूर दूर तक इस बच्चे का नामो निशान तक न था जिसने उससे सारे बूटे खरीद लिए थे। उसे बेपनाह हैरत ने आन घेरा कि महज चंद लम्हों के अंदर बच्चा कहाँ गायब हो गया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, करीब कोई आबादी भी न थी कि कहाँ जा सकता कि लड़का उस तरफ निकल गया हो। बहरहाल उसने अपना ठेला संभाला और वापसी की राह हो लिया। अभी मुश्किल 10-12 कदम का फासला ही तय किया था कि फजलुद्दीन की आवाज पर वो एक बार फिर रुकने पर मजबूर हो गया, लेकिन इस बार मुखातब उसकी नजरों से ओझल ही रहा। उसने एक बार नहीं कई बार अपने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन आवाज का वजूद कहीं भी दिखाई न दिया। इससे पहले कि वो उस आवाज को अपना वहम समझकर एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, एक बार उसकी समाज से वही मर्दाना आवाज आकर टकराई जो उसके ख्याल में गालबन नहीं बल्कि यकीनन उस लड़के की थी। फजलुद्दीन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो तुम यहाँ हर रोज मकई लेकर आया करो। जुमला मुकम्मल होते ही आवाज बंद हो गई। फजलुद्दीन मजीद वहाँ 1 मिनट भी न रुका और ठेला लिए अपनी जिंदगी की तेज तरीन रफ्तार से चलता हुआ उस वीरान गैर आबाद और सुनसान जगह से निकल पड़ा। अपने घर के दरवाजे पर पहुँचते ही उसने बेदर्दी से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जो ही बागबरी ने दरवाजे के फट खोले वो आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और सेहन में बिछी चारपाई पर बैठकर अपनी उखड़ी सांसों को आराम देने लगा। बागबरी खामोशी से खड़ी उसकी हर हरकत को बड़े गौर से तके जा रही थी। उसके चेहरे पर पहली खौफ की पिलाहट बागबरी की नजरों से पोशीदा न रह सकी। क्या बात है फजलुद्दीन, खैरियत तो है? जब कई लम्हों तक फजलुद्दीन ने उससे कोई बात न की तो बागबरी खुद ही पूछ बैठी। उसने सबसे पहले बागबरी से पानी मांगा और फिर ठंडे पानी से भरे 2 गिलास हलक में अंडेलने के बाद जब उसके हवास जरा टकाने पर आए तो उसने तफसील से बागबरी को सारे वाक़े से आगाह किया और बात के इख्तिताम पर जेब से 100 रुपए के 3 करारे नोट निकालकर बागबरी के हवाले किए। तुम आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की शदीद जरूरत है। तमाम बात सुनकर बागबरी ने सिर्फ इतना ही कहा और फजलुद्दीन का बिस्तर दुरुस्त करने लगी। फिर उसने जबरदस्ती फजलुद्दीन को पलंग पर लेटने पर मजबूर किया और पंखे का रुख उसकी तरफ कर दिया। फजलुद्दीन ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़े सार और लहू रंग आंखों वाला लड़का किसी भी तरह उसके दिमाग से निकल ना सका। आंखें बंद करते ही वो खौफनाक लड़का उसकी नजरों के सामने आन खड़ा हो जाता। उसके हाथों का आज खुद लंबा होकर किसी रस्सी की मद मकई के ढेर से लिपट जाना, एक लम्हे के अंदर उसका गायब हो जाना और फिर बेहद करीब से उसकी आवाज का सुनाई देना, ये सब बातें और मंजर उसके दिलो दिमाग से चिपक कर रह गए थे। ऐसे अपनी बहादुरी पर भी सख्त ताज्जुब हो रहा था। उसे किसी तौर यकीन ही न आ रहा था कि वो एक जिनजादे से हम कलाम होकर आया है। उसने जिनके लिए मकई सेकी थी, जाने वो जिंदा सलामत घर कैसे पहुंच गया? उसके हवासों ने उसका साथ क्यों न छोड़ा? इन सब सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था कि अभी उसकी जिंदगी बाकी थी और मौत के दिन और लम्हे से पहले इंसान को दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। जाने कब नींद की परी को फजलुद्दीन पर रहम आया और वो अपनी बाहें कशीदा किए उसकी तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते से फारग होने के बाद बागबरी ने नहायत मोहब्बत और खुलूस से उसे ये समझाया कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है इसमें हमारी कोई बेहतरी कशीदा हो। पहले तो उसने बागबरी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया
और उसे अपनी जान का दुश्मन कहकर झिड़ककर अपने से दूर कर दिया। लेकिन जब उसने ठंडे दिलो दिमाग से बागपरी की बातों पर गौर किया तो उसे अपना नस्ब बेहतर का मशवरा कुछ बुरा न लगा। सोचों में गुम उसका एक वीरान और गैर आबाद इलाके में निकल जाना, वहाँ एक जिन का उससे मिलना, उसके तमाम मकई खरीदना और फिर उसे रोज वहाँ आने के लिए कहना, ये सब बातें इस जानब से वाज़ेह इशारा करती दिखाई देती थी कि वाकई इसमें कुदरत का कोई इशारा पोशीदा है। दूसरे दिन फजलदीन ने मकई से भरी एक बोरी और ढेर सारे कोले ठेले पर रखे और बागपरी से कहा, मैं अपना नसीब आजमाने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए दुआ करना। घर से कुछ आगे जाकर उसके कदम बेख्तियार उस वीरान और गैर आबाद जगह की सिमत उठ गए और वो अपना ठेला घसीटे कुछ ही लम्हों के अंदर वहाँ पहुँच गया। उसने अपना ठेला एक मुनासिब जगह पर रोका और जोर जोर से बुट्टे वाला आ गया की सदाएं लगानी शुरू कर दी। एक लम्हे के लिए उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी भी आई, जो इंसानों के वजूद से कतर खाली एक वीरान और सुनसान जगह पर खड़े बुट्टे वाले की सदाएं लगा रहा था। अगर ऐसे में कोई बूले भटके इस तरफ आन निकलता तो उसे यूं सदाएं लगाते देखकर यकीनन पागल ही समझता, बल्कि अब तो खुद फजलदीन भी खुद को पागल ही समझ रहा था, जो ऐसे वीराने में महज एक आवाज के कहने पर मकई बेचने चला आया था। सदाएं लगा लगा कर उसका हलक खुशक हो चुका था, लेकिन सिवाय इसकी अपनी सदाओं की आवाज के अलावा उसे दूसरी कोई आवाज सुनाई न दी। 1-2-3 लम्हों तक जब उसकी सदाओं का कोई नतीजा बरामद न हुआ तो वो मायूसी की चादर ओढ़े जाने की नीयत से ठेला धकेलने लगा। धूप की तपश भी गोया खोपड़ी में आग सी बरसा रही थी। अभी उसने चंद कदमों का ही फैसला तय किया था कि ठहरो की आवाज पर उसके कदम आज खुद रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वही कल वाला लड़का उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। लेकिन आज वो अकेला न था, उसके साथ एक मर्द और एक औरत भी थी। उन पर नजर पड़ते ही उसका दिल धक से रह गया और तमाम बदन में सनसनाहट सी गर्दिश कर गई। वजह इन दोनों के कद थे, जो किसी भी आम इंसान के कद से कम 3 फुट ज्यादा ही रहे होंगे। उनकी रंगत काली स्याह और चमकीली थी। उनकी काली और बेहद घनी भवें आपस में इस तरह मिली हुई थी जैसे उनके माथे के सिरे से लेकर दूसरे तक बालों की चौड़ी लाइन खींच दी गई हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखों के दीदे खून की तरह इस कदर सुर्ख हो रहे थे, गोया किसी भी वक्त उनकी आंखों से खून जारी होना शुरू हो जाएगा। क्या तुम ही वो मकई वाले हो जिसने कल इस बच्चे को मकई भून कर दी थी? औरत ने दरियाफ्त किया। उसकी आवाज में आसमानी बिजली की सी कड़क थी। फजलदीन जो पहले ही उन भयानक सूरत और खून उगलती नजरों से लर्ज रहा था, खौफ की ज्यादती से थूक निगलते हुए बामुश्किल हाँ में गर्दन हिलाई। यही है वो, औरत ने भयानक सूरत में मर्द को मुखातब करके कहा। भयानक सूरत अजनबी फजलदीन को घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही कदम उसके बेहद करीबान खड़ा हो गया। डर और खौफ की इंतहाई ज्यादती से फजलदीन के जिस्म के तमाम हिस्से से पसीना निकल रहा था और उसका दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।